प्यारे बच्चों, आज तुम्हें हम भूगोल में ज्योग्राफी में तीसरा लेसन जल संसाधन पढ़ाने जा रहे हैं। जल संसाधन लेसन पढ़ने से पहले जल तो जानते हैं किसे कहते हैं, संसाधन भी जानते हैं। अर्थात वह जल जो हमारे चारों ओर विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जैसे नदियाँ, तालाब, झीलें, सागर, महासागर व जल वाष्प के रूप में हमारे चारों ओर जो जल विद्यमान है, वह समस्त जल जल संसाधन कहलाता है। वह समस्त जल जो विभिन्न रूपों में हमारे चारों ओर विद्यमान है, उसे जल संसाधन कहते हैं। अब जल जो हम लोग पानी पीते हैं, वो जल है आपका। संसाधन ऐसे साधन व पदार्थ जो हमारे काम आते हैं, अर्थात जल हमारे काम आने वाला एक ऐसा पदार्थ है जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, वह जल संसाधन लेसन आज हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर पहला दिया है जल। जीवन के लिए जल अनिवार्य है। पृथ्वी पर विद्यमान समस्त जंतु और वनस्पतियाँ जल के माध्यम से ही अपने समस्त जैविक गतिविधियाँ सुचारू रूप से संपन्न करते हैं। बिना जल के जैविक गतिविधियों का संपन्न होना असंभव है। पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, किंतु इसमें मीठे जल अर्थात अलवणीय जल का हिस्सा बहुत कम है। अलवणीय जल सतही अपवाह और भूगर्भ जल स्रोतों से ही प्राप्त होता है। जलीय चक्र के द्वारा जल स्रोतों का नवीनीकरण व पुनर्भरण होता रहता है। अर्थात जल या कहते हैं पानी का भाप बनना, भाप बन कर के ऊपर उठ जाता है तो बादल बनना, संघनित होगा, फिर बादल बन करके बरसना। तो ये क्या हुआ, जल पुनः बरसा तो एक नवीनीकरण हो गया। और पुनर्भरण भी, अर्थात जो पानी यहाँ भरा था वो पुनः भाप से जल और वर्षा के माध्यम से पुनः वो जल भर गया, तो पुनर्भरण कहलाता है। अब इसके बाद आश्चर्यजनक बात यह है कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा होने के बाद भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सन 2025 में लगभग 20 करोड़ लोगों को जल की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आज के 5 साल बाद 20 करोड़ लोगों को जल की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अर्थात उनके पीने की पानी की समस्या, दैनिक जीवन उपयोग की पानी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्यों? जल का स्तर नीचे होता जा रहा है। जल का अधिक स्तर नीचे होने से उसे प्राप्त करने में कठिनाइयाँ होंगी। वैसे तो जल की मात्रा में कमी नहीं होती, लेकिन वो मात्रा अन्य स्थान पर, क्योंकि उसका अधिक मात्रा में विदोहन होता है, तो विदोहन होने के कारण उसमें उसके सतह में कमी आ जाती है। अब यहाँ क्या लिख रहे हैं, समुद्री जल नमक युक्त अर्थात लवणीय होता है, अर्थात खारा होता है, कह सकते हो। सागरों का जल खारा होता है। सामान्य प्रयोग के लिए अनुपयोगी होता है। जब हम पृथ्वी पर लगभग 3/4 भाग जल के होने की बात करते हैं, तो इसे जल की बात कर रहे होते हैं। धरातल के नीचे चट्टानों की दरारों व छिद्रों में अवस्थित जल भौम जल या भूगर्भ जल कहलाता है। यह जल पीने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। धरातल पर स्थित विभिन्न जल स्रोत, नदियाँ, झीलें, नहरें, विभिन्न जलाशय उसकी सतही अपवाह कहलाते हैं। इनके द्वारा जल का एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचता है। अब फिर क्या कह रहे हैं हम, भारत में विश्व के धरातली क्षेत्र का लगभग 2.45% जल संसाधनों का 4%, जनसंख्या का 16% भाग पाया जाता है। देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4,000 घन किलोमीटर है। धरातली जल और पुनः पूर्ति योग्य भौम जल 1869 घन किलोमीटर उपलब्ध है। इसमें से केवल 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार देश में कुल उपयोगी जल संसाधन 1122 घन किलोमीटर है। इस शॉर्ट में क्या लिखते हैं
जब वर्षा होती है तो भूमि की सतह में जल विभिन्न शैलों से रिसकर भूमि के अंदर जाता है। जो भूमि के अंदर रिसकर चला जाता है उसे भौम जल या भूगर्भिक जल कहते हैं। और इस ठीक है भौम जल के शब्द जल समुद्र, झील, तालाब व खेतों आदि से वाष्प बनकर उड़ता रहता है। जल वाष्प वायु में संघनित होकर बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह जल वाष्प पुनः वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाती है। धरती से जल पुनः सागरों में पहुंचता है तथा पुनः जल का वाष्पीकरण होकर यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार जल का एक चक्र के रूप में गतिशील रहता है। इसे जलीय चक्र कहते हैं। जिन शैलों में होकर भूमिगत जल प्रवाहित होता है उन्हें जलभृत अर्थात जल से भरा कहते हैं। अब बात आती है जल दुर्लभता क्या है। जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता। पहली बात जल दुर्लभता क्या है। यहाँ लिख रहे हैं मांग की तुलना में जल की कमी को जल दुर्लभता कहते हैं या कहा जाता है। मतलब मांग के अनुसार जल उपलब्ध नहीं हो पाता है तो वह जल दुर्लभता कहलाता है। भारत में वर्षा में वार्षिक और मौसम परिवर्तनों के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय व स्थान के अनुसार अत्यधिक विभिन्नता विद्यमान है। उदाहरण के लिए जहां भारत के मौसम राम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है वहीं राजस्थान का मरुस्थल सूखाग्रस्त रहता है। इसी स्थिति के साथ जल के असमान वितरण के लिए मानव की गतिविधियाँ भी जिम्मेदार हैं। जल की अधिकांश कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक उपयोग एवं समाज के विभिन्न वर्गों में असमान वितरण के कारण होती है। भारत की जनसंख्या में बहुत तीव्रता से वृद्धि हो रही है जिसके कारण जल की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। जल की बढ़ती मांग और उसका समान वितरण जल दुर्लभता का कारण बनता जा रहा है। अब सिंचाई और औद्योगिकरण अर्थात हम इस जल का उपयोग दैनिक जीवन के साथ साथ अपने खेतों की सिंचाई और औद्योगिक विकास के लिए भी करते हैं। तो अब यहाँ पर पेज नंबर 98 में सिंचाई और औद्योगिकरण के बारे में देखें। जल की उपलब्धता जनसंख्या के केवल घरेलू उपयोग के लिए ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उत्पादन के लिए भी आवश्यक है। अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन करके ही सिंचित क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है और शुष्क ऋतु में भी कृषि की जा सकती है। भारत के अधिकांश किसान अपने खेतों की सिंचाई निजी कुओं और नलकूपों से करके अपने कृषि उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। सिंचाई में जल के अत्यधिक प्रयोग से भौम जल स्तर नीचे गिर रहा है अर्थात भूमि का जल का स्तर नीचे होता जा रहा है। लोगों के लिए उपलब्ध जल में लगातार कमी होती जा रही है, गिरावट आती जा रही है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तीव्र गति से औद्योगिकरण हुआ है। वर्तमान समय में भारत के लगभग हर हिस्से में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अतिरिक्त उनके संचालन के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति जल विद्युत से होती है। ऐसी स्थिति में जल दुर्लभता बढ़ती जा रही है। अब शहरीकरण और जल प्रदूषण। शहरीकरण और जल प्रदूषण के कारण भी जल दुर्लभता में वृद्धि हुई है। शहरों में बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण या शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल ऊर्जा की आवश्यकता में वृद्धि हुई है बल्कि उससे संबंधित समस्याएं और बढ़ गई हैं। अधिक जनसंख्या जल संसाधनों का अधिक उपयोग कर रही हैं और उपलब्ध जल संसाधनों को प्रदूषित भी कर रही हैं। जल प्रदूषण पिछले कुछ वर्षों में चिंता का विषय बनता जा रहा है। यह विकट समस्या है। लोगों की आवश्यकता के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट रसायनों, कीटनाशकों एवं कृषि में प्रयोग के लिए किए गए उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है। ऐसा जल मानव के उपयोग के लिए अत्यधिक हानिकारक है। देखिए, हम लोग खेतों उपज के लिए
विभिन्न प्रकार की खादों का उपयोग करते हैं, कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, और ये कीटनाशक रसायन होते हैं जो पानी के माध्यम से ये नीचे धरातल के नीचे अंदर तक पहुंच जाते हैं, जो पीने वाला जल है वो भी दूषित कर देते हैं। इस तरह से जल प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है और हमारे जीवन के लिए घातक बनते जा रहे हैं। एक ओर इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वर्षा वार्षिक वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है। अब देखिए, हमारे देश में इतना जल होने के बावजूद भी, 3 ओर जल सागरों से घिरा होने के बावजूद भी हमारे देश में जल की समस्या बनी हुई है। लेकिन जहाँ एक देश जहाँ पर कहते हैं 25% वार्षिक वर्षा होती है, औसत वर्षा होती है, वहाँ जल की भरपाई में किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है, अर्थात अभाव नहीं होता है। तो दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वाले भारत में प्रतिवर्ष किसी न किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। भारत में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा का जल नदी नालों में तेज़ी से बहकर समुद्र में चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद के लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी महीने के लिए पानी की कमी होती रहती है। भारत में जलीय अभाव को उचित प्रबंधन के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अब समुचित जल प्रबंधन की आवश्यकता। भारत में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पेयजल और कृषि फसलों की सिंचाई हेतु जल की आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन स्वच्छ जल की आपूर्ति लगातार घटती जा रही है। जल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता के बावजूद इसके अधिशोषण, अत्यधिक प्रयोग एवं समाज के विभिन्न वर्गों में इसके असमान वितरण के कारण संरक्षण और प्रबंधन नितांत आवश्यक है। प्राकृतिक पर्यटन को निम्नीकृत होने के बचाने के लिए भी समुचित जल प्रबंधन आवश्यक है। कृषि आधुनिकीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकरण के कारण नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है या हुआ है। यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण जीवन खतरे में है। ऐसी स्थिति का समाधान तभी हो सकता है जब समुचित जल प्रबंधन किया जाएगा। जल का प्रयोग अधिकाधिक बढ़ रहा है। फसलों का उगाना जल की उपलब्धता पर निर्भर है। जल पीने और घरेलू उपयोग के लिए भी प्रयुक्त होता है। शहरों में बढ़ती आबादी या जनसंख्या कहते हैं, शहरी जीवन के कारण जल की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में भविष्य में स्वच्छ जल की निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समुचित जल प्रबंधन अनिवार्य है। इसके बाद क्या कहते हैं, द सिटीजन्स 5th रिपोर्ट CIS 1999 में क्या कहा है, भारत की नदियां विशेषकर छोटी सरिताएं जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई हैं। बड़ी नदियां जैसे गंगा, यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, आधुनिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है और हर दिन गहराता जा रहा है। इससे संपूर्ण जीवन खतरे में है। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने दिन प्रतिदिन के अनुभव के आधार पर जल संरक्षण के लिए एक समुचित प्रस्ताव लिखें। कह रहे हैं क्या है? मेरे अनुभव के अनुसार जल के लिए एक समुचित प्रस्ताव इन प्रकार है। जल संरक्षण के लिए जागरूक लोगों का समूह बनाया जाना चाहिए। इस समूह में पड़ोसियों, मित्रों, परिवार के लोगों और रिश्तेदारों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। दांत साफ करते समय नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। मग का प्रयोग किया जाना चाहिए। स्नान करने ही शावर और बाथरूम टॉप का उपयोग करने के स्थान पर बाल्टी व मग का प्रयोग किया जाना चाहिए। बर्तनों को धोते समय लगातार नल नहीं चलाना चाहिए, बल्कि पानी से भरे बड़े बर्तन द्वारा बर्तनों को साफ किया जाना चाहिए। घर में के बगीचे को कम पानी की आवश्यकता वाले पौधों को ही लगाया जाना चाहिए। रसोई घर व स्नान घर में से निकलने वाले पानी को पुनः बगीचों में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। वर्षा के समय छत पर एकत्रित जल को टैंक में एकत्रित किया जाना चाहिए और इसका उपयोग जल पुनर्भरण में किया जाना चाहिए। उपयोग करने के बाद नल को अच्छी तरह बंद किया जाना चाहिए। नल से जल का रिसाव होने पर भी इसे अविलंब ठीक कराना चाहिए। अब इसके बाद कल हम पढ़ाएंगे